नमस्कार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक के चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में। इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, वरना आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। जितने भी नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स पहले ही हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। इस बार हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रजवाड़ों की समस्या, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, मणिपुर, जम्मू कश्मीर के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन क्या था और पुनर्गठन आयोग क्या था। ये सब टॉपिक हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रजवाड़ों की समस्या क्या थी? देखिए, हमने पढ़ा कि भारत के विभाजन के बाद भारत मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा। पाकिस्तान जो कि अलग हो गया, दूसरा बना ब्रिटिश भारत और तीसरे थे रजवाड़े। तो रजवाड़ों की समस्या यहीं से ही पैदा हुई कि आखिर रजवाड़ों को भारत में कैसे शामिल किया जाए। तो अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो देखिए, आज़ादी के समय अंग्रेजों ने ऐलान किया कि भारत के साथ ही सभी देसी रजवाड़े भी क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और सभी रजवाड़ों को अधिकार दे दिया गया, वह चाहे तो भारत में जाए, पाकिस्तान में जाएँ या अपना अलग रहें। ठीक है, यानी उनको अधिकार दे दिया गया, या तो वो भारत में जा सकते थे या पाकिस्तान में या अलग रह सकते थे। तो ऐसे में ये फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दे दिया गया और यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। ठीक है, विभाजन के बाद जो विध्वंस हुआ उसके बाद सारी समस्या ये आ गई कि अब इन 565 देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल कैसे किया जाए। तो इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी वजह से ही शायद वो सारे देसी रजवाड़े भारत में शामिल हो सके। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक मैप के जरिए ज़रा समझा देता हूँ। देखिए, भारत जो था उसके विभाजन के बाद क्या हुआ, एक तो पाकिस्तान 2 बन गए। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, उसको देख लीजिए आप एक बार अगर डाउट है तो। साथ ही साथ ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये क्या बन गया, भारत बन गया। और ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपको क्या है, ये देसी रजवाड़े थे। टोटल 565 देसी रजवाड़े थे भारत के अंदर, जिन्हें भारत में शामिल किया जाना था। तो यहीं से ही सारी समस्या पैदा हुई कि इन रजवाड़ों को भारत में शामिल कैसे किया जाए, राजाओं को कैसे मनाया जाए। तो इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसने निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए, रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका लचीला रहा। उन्होंने सामान्य बातचीत भी की और साथ ही साथ बल प्रयोग भी किया। जैसा सही लगा वैसा तरीका अपनाया, यानी जहाँ पर बातचीत से काम बना वहाँ बातचीत की और जहाँ पर बल प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ बल प्रयोग भी किया। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था कि देखिए, रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र बनाया गया, यानी एक सहमति पत्र था। ठीक है, इसको ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर जो साइन कर देता था, यानी जो राजा इसके ऊपर साइन कर देता था, उसका मतलब था कि वो भारत में शामिल होना चाहता है। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिस पर साइन करने के बाद कोई रजवाड़ा क्या होता था, भारत में शामिल हो जाता था। इसी को बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ज़्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, पर कुछ रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में क्या आई, समस्या आई, जैसे कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर और इसी के साथ साथ हमारा हैदराबाद। इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस दौर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्या थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उनकी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या किया, सभी रजवाड़ों को मना लिया और भारत में शामिल करवा लिया और अखंड भारत बनाने में योगदान दिया। साथ ही साथ उनके इन्हीं योगदानों की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा, लौह पुरुष कहा। और साथ ही साथ वह देश के पहले क्या बने, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बने। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। इसी के साथ साथ वर्तमान दौर में आप सबको पता होगा कि सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, जो विश्व के कुछ सबसे बड़े स्टैच्यूज में से क्या है, एक है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये उन्हीं के सम्मान में बनाया गया है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। आगे अगर हम देखें तो हमें 3 रजवाड़ों के बारे में बात करनी है। बेसिकली हम शुरू करेंगे हैदराबाद से, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर हम डिस्कस करेंगे मणिपुर और एंड में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर। इन 3 देसी रजवाड़ों को भारत में कैसे शामिल किया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो हैदराबाद के बारे जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि आज़ादी के समय क्या था, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। इसके जो शासक थे उन्हें निजाम कहा जाता था, यानी इसके जो राजा थे उसे निजाम कहते थे। और निजाम जो थे वो उस समय दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक थे, यानी विश्व के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था निजाम। अब जो निजाम था वो चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे, यानी वो आज़ाद रहे। ठीक है, और हैदराबाद भारत के अंदर शामिल ना हो। ठीक है, जिस वजह से हैदराबाद के लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यानी देखिए, निजाम जो था वो चाहता था कि जो हैदराबाद है ना वो भारत से अलग रहे, यानी वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था।
ठीक है। पर उसके जो वहाँ के लोग थे ना, वो उसके शासन से खुश नहीं थे, वो उन पर अत्याचार करता था, गलत तरीके से व्यवहार करना, भ्रष्टाचार, इन सब की वजह से लोग खुश नहीं थे। तो लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें क्या होना है, भारत में शामिल होना है। अब ये सब देखकर राजा ने क्या किया, इस विद्रोह को रोकने के लिए रजाकारों को भेजा। अब ये जो रजाकार थे ना, ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे। इन्होंने क्या किया कि लूटपाट की, हत्या की और यहाँ तक कि बलात्कार जैसे काम भी किए। ठीक है। लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वहाँ पर आम लोगों को मारा जा रहा था। ठीक है। और ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चला और अंत में निज़ाम को हार माननी पड़ी और हैदराबाद क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। तो इसी तरीके से क्या हुआ, हैदराबाद का विलय हुआ भारत में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है मणिपुर। मणिपुर कैसे शामिल हुआ, तो देखिए मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, राजा बोध चंद्र सिंह थे। अब हुआ क्या कि आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 में जो मणिपुर के लोगों थे, उन्होंने क्या किया, राजा के ऊपर दबाव बनाया कि वो क्या कराए, चुनाव कराए। ठीक है। तो इस तरीके से मणिपुर के अंदर क्या हुए, चुनाव हुए और वो क्या बन गया, संवैधानिक राजतंत्र। यानी वहाँ राजा भी थे, चुनाव भी हो रहे थे, यानी संविधान भी था और राजा भी थे। अब जो भारत के अंदर सबसे पहला राज्य था जहाँ पर क्या हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम समझते हैं ना, यानी कि एक आयु तक पहुंचने के बाद जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देना। तो सबसे पहले चुनाव कहाँ पर हुए, इसके आधार पर मणिपुर में। ये आपको याद रखना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में सबसे पहले चुनाव कहाँ पर हुए, मणिपुर में। अब देखिए चुनाव हो गए वहाँ पर सरकार चुन ली गई और वहाँ पर राजा भी था, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। अब भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात आई कि क्या मणिपुर को भारत में शामिल होना चाहिए। ठीक है। तो इसको लेकर विधानसभा यानी जो वहाँ पर सरकार चुनी गई थी उसके अंदर बहुत मतभेद थे। देखिए वहाँ पर जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो जाए, जबकि वहाँ की जो बाकी पार्टियाँ थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता है, यानी उस विधानसभा के अंदर अगर किसी तरीके से ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता कि मणिपुर भारत में शामिल नहीं होगा, तो फिर मणिपुर को भारत में शामिल करना क्या होता, असंभव हो जाता। ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करा लिए। ठीक है। और इस तरीके से मणिपुर क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। ठीक है। पर इस तरीके से धोखाधड़ी करते हुए भारत द्वारा जब मणिपुर को शामिल कर लिया गया, तो वहाँ के लोग इससे क्या हुए, काफ़ी लंबे समय तक नाराज़ रहे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, पर यहाँ पर राजा राजी नहीं थे। देखे जरा हम, तो ये भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर है, यानी सबसे ऊपर की तरफ आता है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है। तो आज़ाद होने से पहले क्या है कि जम्मू और कश्मीर रियासत हुआ करता था और यहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह थे। अब जो राजा हरि सिंह थे वो क्या करना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में मिल जाए। ठीक है। जबकि पाकिस्तान कहता था कि जो जम्मू कश्मीर है ना उसके अंदर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिम्स के लिए था ना। ठीक है। अब इस मांग को देखते हुए जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान ने क्या किया, आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए उस पर क्या किया, हमला कर दिया। ठीक है। अब जब वहाँ पर हमला कर दिया गया तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वो क्या है, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करें और हमारे को इस पाकिस्तानी सेना से बचाएं। ठीक है। अब भारत ने कहा कि भाई आप अलग हो, हम अलग हैं, तो अगर हम ऐसे आपके अंदर दखल अंदाजी करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए राजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या हुआ, भारत का हिस्सा बन गया। और इसी दौरान ये भी कहा गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि अभी तो दबाव में किया जा रहा है ना, ठीक है, तो जब चीज़ें सामान्य हो जाएगी तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराएंगे, यानी वोटिंग कराएंगे, लोगों से पूछेंगे कि वहाँ के लोग किस देश में शामिल होना चाहते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये कभी नहीं हुआ, यानी ये जनमत संग्रह वहाँ आज तक नहीं कराया गया। ठीक है। इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ, भारतीय सेना जीत गई और जो जम्मू कश्मीर था वो भारत में शामिल हो गया। पर इसी के कुछ हिस्से पर, ठीक है, क्या किया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान आज इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि भारत इसे क्या कहता है, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर के राजा अलग रहना चाहते थे, पाकिस्तान ने उन पर हमला किया, उन्होंने भारत से मदद मांगी, भारत ने उनकी मदद की, जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। साथ ही साथ भारत ने कहा कि हम आपको थोड़ी सी स्वायत्ता देंगे और अंत में जाकर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहने लगे और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहने लगे।
इसी के साथ साथ भारत सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष अधिकार दिए कि वो अपना संविधान रख सकता है, वहाँ पर हमारे यहाँ से जाकर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो ये कुछ विशेष अधिकार है, इनके बारे में हम डिटेल में ना आगे जाकर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको डाउट भी हो तो आपको इतना माइंड नहीं करना है। आगे देखते हैं हम। वर्तमान में अगर हम जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो 2019 में सरकार ने इस 370 को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए थे, ठीक है। और उसके विशेष अधिकारों का दर्जा अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर को क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। तो हुआ क्या कि रियासतों के विलय के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ये थी कि किस तरीके से राज्यों को निर्धारित किया जाए, यानी देश में राज्य कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो सब तो बिखरा हुआ था ना। अब जब सब शामिल हो गए थे तो हमें क्या करना था, राज्य बनाने थे। अब ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी था ताकि एक समान संस्कृति और भाषा वाले लोग एक क्षेत्र के अंदर आ जाए, यानी सेम भाषा सेम संस्कृति वाले लोग एक राज्य के अंदर आ जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। वरना 2 अलग अलग संस्कृतियाँ होंगी तो उनमें क्या होती रहेंगी, समस्याएँ होती रहेंगी, ठीक है। अब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तो राज्य की सीमाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ब्रिटिश क्षेत्र है, जब उन्होंने ये भी जीत लिया तो वो इसे भी शामिल कर लेते थे और इसे नया राज्य बना देते थे। यहाँ से जीता तो इसे शामिल कर लिया, या तो इसी में डाल दिया या फिर नया क्षेत्र बना दिया। तो इस तरीके से उन्होंने राज्य बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इसी वजह से अब क्या करना था, अब राज्य की सीमाओं को दोबारा से बनाना ज़रूरी था, ठीक है। पर इसके पीछे एक समस्या थी। देखिए समस्या क्या थी कि भारतीय नेताओं को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बना दें और एक धर्म और एक भाषा के लोग एक साथ आ जाए तो वो अलग होने की मांग ना करने लगे, वो ये मांग ना करने लगे कि हमारे को भारत से ये अलग होना है, ठीक है। तो ऐसे देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सरकार का ध्यान अन्य मुद्दों से भटक सकता है। पर हुआ क्या कि सरकार ने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया कि चलो ठीक है ये हम बाद में करेंगे। पर इसी दौरान राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे को लेकर आंदोलन होने शुरू हो गए। अब इसमें जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो उस समय मद्रास में हुआ, जहां तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। यानी उन्होंने क्या कहा कि हमें मद्रास से अलग एक राज्य चाहिए, किस नाम से, आंध्र प्रदेश के नाम से। अब जो इस क्षेत्र के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी नेता थे, वो सब इसी मांग के पक्ष में थे, ठीक है। और जब केंद्र सरकार द्वारा ये मांग पूरी नहीं की गई तो काफ़ी सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और पूरे मद्रास में अव्यवस्था फैल गई। लोगों ने क्या किया, आंदोलन करने शुरू कर दिए और लोग सड़क पर आ गए, हिंसक घटनाएं होने लगी। तो इस चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना दिया, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि उन्होंने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये क्या थी, एक कमेटी थी, एक आयोग था सरकारी, जिसका काम क्या था कि राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए इस पर विचार करना। परिणाम क्या हुए कि आयोग ने कहा कि चलो ठीक है, राज्य का पुनर्गठन वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, यानी एक बिल पास किया गया। और इस अधिनियम के आधार पर उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब शुरू में, तो कितने राज्य थे, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6। साथ ही साथ अब आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी फुल वीडियो देखिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई हम डेफिनेटली करेंगे। साथ ही साथ नोट्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PDF का लिंक भी मिल जाएगा। ना मिले तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।